हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि यूपी टेट एग्जाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि यूपी टेट में किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। अगर दोस्तों मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग की अगर बात आए तो अगर हम ऑप्शनों को देखते हैं तो ए ऑप्शन कह रहा है स्किनर महोदय, बी कह रहा है पावलव, सी कह रहा है मैकडूगल और डी कह रहा है रुडोल्फ गोल्काय। तो दोस्तों मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की अगर जब बात की जाए तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रुडोल्फ गोल्काय ने। दोस्तों इन्होंने 1590 ईस्वी में साइकोलॉजिया में इसका जिक्र किया है। दूसरा प्रश्न है, तार्किक चिंतन की अवस्था किस काल को कहा जाता है। तर्क करने की क्षमता किस काल में बच्चों को आने लगती है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है बाल्यावस्था, बी कह रहा है किशोरावस्था, सी कह रहा है शैशवावस्था और डी कह रहा है वृद्धावस्था। तो तार्किक चिंतन की अवस्था या तर्क करने की जो अवस्था होती है दोस्तों वह है किशोरावस्था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम इसके एज की बात करें तो किशोरावस्था की एज जो होती है वह होती है 12 से लेकर 18 वर्ष तक। तीसरा प्रश्न है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है व्याख्यान विधि, बी कह रहा है कहानी कथन, सी कह रहा है दत्त कार्य और डी कह रहा है समूह चर्चा। तो निचली कक्षाओं को पढ़ाते समय बच्चे छोटे हैं तो अगर एक शिक्षक पढ़ा रहा है तो वह किस बातों को प्राथमिकता वह देगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कहानी कथन के द्वारा। क्योंकि दोस्तों अगर बच्चों को कहानी कथन के द्वारा सिखाया जाता है तो बच्चों में रुचि भी बढ़ती है और आसानी से बच्चे सीख लेते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है 6 से 14 वर्ष तक के लिए, बी कह रहा है 7 से 13 वर्ष तक के लिए और सी कह रहा है 5 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए और डी कह रहा है 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह लागू है। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि कौन सा अनुच्छेद है तो अनुच्छेद आपको बताना है 21 है और संशोधन कौन सा है तो यहाँ पर आपका संशोधन हो जाएगा 86वां। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो याद रखना है एज कितनी है 6 से लेकर 14 वर्ष, अनुच्छेद कौन सा है 21 और संशोधन कौन सा है 86वां। पांचवा प्रश्न कह रहा है, तत्परता का नियम दिया है। तत्परता का नियम किसने दिया है। ए ऑप्शन कह रहा है रूसो, बी कह रहा है थार्नडाइक, सी कह रहा है पावलव और डी कह रहा है कोई नहीं। तो दोस्तों तत्परता का नियम दिया है थार्नडाइक महोदय ने। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए हैं, वह कौन कौन से हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 नियम जो है ये मुख्य नियम इन्होंने बताए हैं और 5 इन्होंने गौण नियम बताया है। तो ये आपको याद रखना है। छठा प्रश्न कह रहा है, डॉट 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 ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है मॉन्टेसरी, बी कह रहा है सेगुइन, सी कह रहा है बर्क और डी कह रहा है बिनेट। तो किन्होंने बालक के प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल दिया है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है। मारिया मॉन्टेसरी ने बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के लिए अनेक कार्य किया है। मॉन्टेसरी पद्धति को किसने दिया है तो मॉन्टेसरी पद्धति को मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है। 7वां प्रश्न कह रहा है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आपके ऑप्शन है अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य, वाद विवाद। तो प्रयास करता है बच्चा, फिर गलती होती है उससे, तो वह जो सीख रहा है तो वह क्यों सीख रहा है
तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्य। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। प्रयास त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रयास त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक महोदय ने दिया है और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है। कौन सी पुस्तक है? तो वह है शिक्षा मनोविज्ञान। 8वां प्रश्न कह रहा है थार्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? आपके ऑप्शन है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रभाव का नियम। इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चों को पुरस्कार या शाबाशी दी जाती है तो भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे और बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं, बेहतर तरीके से सीखने की ओर अग्रसर होते हैं। वहीं पर यदि बच्चों को दंड दे दिया जाए तो उनमें क्या होती है? उनमें निराशा की भावना आ जाती है, असंतोष की भावना पैदा हो जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया है? आपके ऑप्शन है कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, पावलाव ने। तो वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मेंडल ने। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। वंशानुक्रम के पितामह मेंडल को माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है। आपके ऑप्शन है खेल का मैदान, बी कह रहा है समुदाय, सी कह रहा है प्रकृति जगत और डी कह रहा है प्रयोगशाला। तो बच्चों के सर्वोन्मुखी का अर्थ ये होता है दोस्तों कि सर्वोन्मुखी का मतलब ये कि बच्चे के विकास के सभी पक्ष जिसमें शामिल हों। तो यहाँ पर बालक के सर्वोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय जो होता है वह होता है खेल का मैदान। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि खेल के मैदान में जब बच्चा जाता है तो उसका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और भावात्मक विकास भी होता है। 11वां प्रश्न कह रहा है बालक के विकास से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपके ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, शिक्षा। तो बालक के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं वो होती हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह कथन किसका है? यह कौन कह रहे हैं कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता है? तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है गेट्स, बी कह रहा है रास, सी कह रहा है गिलफोर्ड और डी कह रहा है कोई नहीं। तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, तो यह किसने कहा है? तो यह कथन है गिलफोर्ड महोदय का। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय हैं? तो यहाँ पर दोस्तों अगर अध्याय की बात करें तो इसमें 7 अध्याय हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आर्टिकल पूछ ले कि कितने आर्टिकल हैं तो यहाँ पर आपका 38 उत्तर हो जाएगा। 38 आर्टिकल हैं। और दोस्तों कब लागू हुआ या फिर यह कब आया तो इसको भी जानना जरूरी है। तो यह आया कब? तो यह 2009 में आया। और लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 में यह लागू हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सब में लागू है। और इसके अध्याय कितने हैं? तो अध्याय आपको पता चल गया है, 7 अध्याय हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? आपके ऑप्शन हैं जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है दोस्तों वह होती है 7 से 11 वर्ष। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम जन्म से 2 वर्ष की बात करें तो यह कौन सी अवस्था होती है? यह होती है संवेदीगामक अवस्था। और 2 से 7 वर्ष की अगर हम बात करें तो यह होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और 7 से 11 वर्ष होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है वह होती है अमूर्त या औपचारिक अवस्था।
15वां प्रश्न कह रहा है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। तो माता पिता से जो बच्चों में गुण आते हैं उसे कहा जाता है आनुवंशिकता। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। माता पिता के जो गुण बच्चों में आते हैं जैसे लंबाई हो गया, गोरापन हो गया, सांवलापन, तो यह किसके कारण होता है? तो यह होता है आनुवंशिकता के कारण। 16वां प्रश्न कह रहा है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? आपके ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो जब बच्चों को शर्म आती है, उनको गर्व होता है, तो यह भावना किस अवस्था में होता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चों को शर्म आती है, गर्व जैसी भावना का विकास होता है। अगर हम इसके एज की बात करें तो इसकी एज होती है 5 से लेकर के 12 वर्ष। जब बच्चा इस एज में होता है तो उसे शर्म और गर्व जैसी भावना का उसमें विकास होने लगता है। 17वां प्रश्न कह रहा है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? आपके ऑप्शन है बिने, साइमन, मैन, थर्स्टन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया है थर्स्टन महोदय ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बाल मनोविज्ञान का खाली स्थान सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। आपके ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह, संज्ञानात्मक। तो बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ होने के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक। दोस्तों मनोविश्लेषणवाद को देने वाले कौन हैं? तो मनोविश्लेषणवाद को देने वाले फ्रायड महोदय हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है परिवार के ऊपर, बी कह रहा है समाज के ऊपर, सी कह रहा है अभिभावक के ऊपर और डी कह रहा है धर्मगुरु के ऊपर। तो बताइए दोस्तों आप सब की नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए किसके ऊपर होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, परिवार के ऊपर। परिवार ही बता सकता है कि समाज के रूल क्या हैं, समाज के नियम क्या हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। 20वां प्रश्न कह रहा है मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी। तो मानकीकृत परीक्षण क्या होता है? मानकीकृत का अर्थ होता है ऐसा परिणाम जो एकदम प्योर हो। तो यहाँ पर दोस्तों मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है विश्वसनीयता, वैधता और मानक, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 21वां प्रश्न कह रहा है विकास शुरू होता है, विकास कब शुरू होता है? आपके ऑप्शन है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास शुरू होता है यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था से। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, माफ करिएगा, यहाँ प्रसव पूर्ण अवस्था रहना चाहिए। तो प्रसव पूर्ण अवस्था से शुरू होता है, यह माँ के गर्भ से शुरू होकर के जीवन पर्यंत चलता रहता है। 22वां प्रश्न कह रहा है विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, बी कह रहा है शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना, सी कह रहा है प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना और डी कह रहा है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो विद्यालय में जो खेलों का आयोजन होता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बालक का सर्वांगीण विकास करना। क्योंकि दोस्तों खेल के मैदान में बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और भावात्मक विकास भी होता है। 23वां प्रश्न कह रहा है शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? ए ऑप्शन कह रहा है किशोरावस्था, बी कह रहा है बाल्यावस्था, सी कह रहा है प्रौढ़ावस्था और डी कह रहा है शैशवावस्था। तो विभिन्न विधियों से पढ़ाए जाने वाली अवस्था जो होती है वह कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों विभिन्न विधियों से पढ़ाए जाने वाली अवस्था है बाल्यावस्था। इसमें क्या करता है? इसमें बच्चा सीखने लायक हो जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल्यावस्था की अगर हम एज की बात करें तो बाल्यावस्था की एज होती है 5 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न कह रहा है मैं कौन, मैं क्या आदि जैसी प्रबल भावनाएं
बालक के विकास में किस अवस्था की सूचक होती है? ए ऑप्शन कह रहा है किशोरावस्था, बी कह रहा है बाल्यावस्था, सी कह रहा है शैशवावस्था और डी कह रहा है प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों, जब बच्चा अपने करियर के बारे में सोचने लगता है, अपने समस्याओं से ग्रसित होता है, समायोजन नहीं कर पाता है, तो यह कौन सी अवस्था होती है? तो यह होती है किशोरावस्था। सबसे ज़्यादा किशोरावस्था पर अध्ययन करने वाले कौन है? तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा किशोरावस्था पर अध्ययन करने वाले स्टेनले हाल महोदय हैं। तो जब प्रश्न पूछ रहा है कि मैं कौन और मैं क्या आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, किशोरावस्था की सूचक है। अगला प्रश्न कह रहा है अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? आपके ऑप्शन हैं फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली। तो दोस्तों, अल्फ्रेड बिने फ्रांस देश के निवासी हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, बुद्धि में प्रयोग होने वाले जो आईक्यू टेस्ट हैं वो किसने दिया है? तो आईक्यू टेस्ट जो है यह इन्होंने यानी कि बिने महोदय ने दिया है। 26वां प्रश्न कह रहा है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? आपके ऑप्शन है थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है मिस्टर थार्नडाइक ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि कई प्रकार की होती है। बुद्धि ऐसा नहीं है कि एक प्रकार की होती है, बुद्धि कई प्रकार की होती है और इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है बाल्यावस्था में बच्चा सबसे अधिक रुचि किसमें रखता है? जब बच्चे की एज 5 से 12 वर्ष की अवस्था में रहता है बच्चा, तब वह सबसे अधिक रुचि किसमें रखता है? तो यहाँ पर ऑप्शन को हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है लेख, बी कह रहा है कहानी, सी कह रहा है निबंध और डी कह रहा है नाटक। तो जब बाल्यावस्था में बच्चा रहता है तो उसे सबसे अधिक जो रुचिकर होती है वह लगती है उसको कहानी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो दोस्तों, याद रखिए, जब 90 से लेकर के 110 के बीच जो क्राइटेरिया होती है तो यह किसकी है? तो यह सामान्य बुद्धि की है। अगर हम बात करें कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि की, तो यह होती है किस श्रेणी में यह रखा जाता है? तो यह आता है प्रतिभाशाली श्रेणी में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों आईक्यू को किसने दिया है, तो याद रखिए आईक्यू को देने वाले बिनेट, टर्मन और साइमन है। अगला प्रश्न कह रहा है ज्ञानात्मक विकास के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा है? तो दोस्तों, ज्ञानात्मक हो गया या संज्ञानात्मक कह लें, ये दोनों सिद्धांत को, ये दोनों एक ही नाम है, चाहे आप ज्ञानात्मक कहें चाहे संज्ञानात्मक कहें। इस सिद्धांत को किसने दिया है? तो इस सिद्धांत को देने वाले पियाजे महोदय हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पियाजे महोदय ने 4 अवस्थाओं को बताया है और वह अवस्था कौन सी है? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 15 वर्ष अमूर्त या औपचारिक अवस्था होती है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला या लास्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? आपके ऑप्शन है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो वाइगोत्स्की महोदय की अगर हम बात करें तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को दिया है, जिसे आप जेडपीडी के नाम से भी जानते हैं। जेडपीडी का सिद्धांत कह लें या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कह लें, इसे देने वाले वाइगोत्स्की महोदय हैं। और दोस्तों, इनके अनुसार बच्चे साथी या समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, किस एज में होते हैं? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, किशोरावस्था में। किशोरावस्था की जो एज होती है वह होती है 12 से लेकर 18 वर्ष। जब दोस्तों टोली या समूह पूछ ले कि टोली या समूह एज पूछे तो फिर आपका बाल्यावस्था हो जाएगा।
और जब यहाँ पर सक्रिय पूछा गया है, सक्रिय सदस्य कब होते हैं, तो आपका यहाँ पर किशोरावस्था सही हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अधिक कार्य करने की प्रेरणा हमें मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।